नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पूरे देश में इस समय हिजाब को लेकर बहस चल रही है। हम सब जानते हैं कि इस बहस के पीछे का एजेंडा क्या है, क्यों चलाई जा रही हिजाब को लेकर इतना हंगामा क्यों मचाया जा रहा है। लेकिन यहाँ रुक कर थोड़ा सा ये भी सोचने की जरूरत है कि आखिरकार ये हिजाब आया कहाँ से, ये बुर्का आया कहाँ से, ये पर्दा प्रथा आई कहाँ से, और क्या विभिन्न समाजों में है या केवल एक इस्लाम में है। मुस्लिम औरतें ही ये पर्दा करती हैं या दूसरे धर्मों की औरतों में भी पर्दे की प्रथा है। ये तमाम सवाल हैं जो हमें विवश करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं कि हम जरा इतिहास में झांकें। किन परिस्थितियों में ये पर्दा प्रथा आई, इसके मकसद क्या थे। क्या औरतों को गुलाम बनाना इसका मकसद था, औरतों को बचाना इसका मकसद था, क्या था मकसद। आज हम इसी मकसद की तलाश करेंगे ऐतिहासिक नजरिए से, और इसके लिए हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा सीधा सा सवाल है, और मेरे ख्याल से हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि ये हिजाब आई कहां से, जिसको लेकर इतना बवाल मचाया जा रहा है, या पर्दा प्रथा या बुर्का प्रथा। एक तो इस्लाम के संदर्भ में पहले हम देख लें, फिर दूसरे अगले चरण में हम ये जानेंगे कि क्या दूसरे समाजों में भी ये है या नहीं है। पहले ये इस्लाम में ये प्रथा कहाँ से आई? देखिए, इस्लाम के आने के पहले भी ये प्रथा प्रचलित थी। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस्लाम जब आया तो उसने अलग अलग समाजों से जो मेल जोल किया, उसके कारण जो प्रथाएं समाज में चल रही थी उसको इसके अंदर आने का एक बहुत रास्ता मिल गया और उसके कारण आई। हम ये भी समझ लें कि 3-4 चीज़ें हैं जिसका उपयोग इस्लाम के संदर्भ में होता है। एक होता है हिजाब, हिजाब जिसमें सिर और गले को ढका जाता है। फिर एक होता है नकाब, निकाब जिसमें केवल आंखें दिखती हैं, बाकी पूरा शरीर ढका होता है। फिर होता है बुर्खा, बुर्खा में पूरा शरीर ढका होता है और उसमें आंखों के सामने एक वो जालीदार ये लगा होता है। और एक होता है चादर, चादर जो ईरान में ख़ास तौर से उसमें चेहरा खुला होता है। तो अब पहली बात तो ये है कि ये इस्लाम के आने के पहले भी इस प्रकार की प्रथा थी। ये थोड़ा समझना ज़रूरी इसलिए है कि ये इसका जो बैकग्राउंड है उसमें पहले तो जो संभ्रांत परिवार की औरतें थी, वेल टू डू, उसमें ख़ास तौर से मेसोपोटामिया, बाइजेंटाइन, ग्रीक, पर्शिया, उस क्षेत्र की महिलाएं इस प्रकार के वेल और इसका इस्तेमाल करती थी। वो उनका एक प्रकार से स्टेटस सिंबल था। अब मोहम्मद साहब जब आए तो उस समय तो खैर जो परिस्थिति और जो कल्चर था वो अलग था। तो मोहम्मद साहब ने भी इस पर कोई कंपल्शन की बात कहीं नहीं की। और कुरान में हिजाब शब्द ये 7 बार आता है। बाकी शब्द तो आते भी नहीं है, बुर्का, नकाब वगैरह वगैरह वो शब्द आते नहीं है। हिजाब शब्द 7 बार आता है और उसका ज़्यादातर जो संबंध, ज़्यादातर जो मतलब है वो पार्टीशन से है, कपड़े के टुकड़े से नहीं है। पार्टीशन यानी जब आप संभ्रांत महिलाओं से बात करते हैं तो आप एक पार्टीशन के पीछे से बात कीजिए। ख़ास तौर से मोहम्मद साहब के परिवार की औरतों से जब दूसरे लोग बात करते थे तो उनके तरीके से मोहम्मद साहब ठीक नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की बात को सामने रखा। दूसरा मुख्य बात जो इस प्रथा में रखी गई, मोहम्मद साहब ने जिस पर जोर दिया, वो अंग्रेज़ी का शब्द है मॉडेस्टी, भद्रता। और ये उन्होंने पुरुषों के लिए भी इस्तेमाल किया, स्त्रियों के लिए भी इस्तेमाल किया कि आपका शरीर ऐसे कपड़े होना चाहिए जो भद्र दिखें, मॉडेस्ट दिखें, और आपकी नज़रों में एक झुकाव होना चाहिए। उस वहाँ से इस बात को मुख्य जिस बात को उन्होंने दोहराया वो ये है। और 2 कुरान में जो उल्लेख है, अब कुरान क्या है, अरेबिक में है, सभी लोग उसके स्कॉलर नहीं होते, उसके अनुवाद भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसके 2 मुख्य जो मैंने देखे, एक है वर्स 59, सूरा अल अहज़ाब का है वर्स 59, जो कहता है कि आप अपनी मॉडेस्टी को बढ़ाने के लिए बाहर के कपड़े का इस्तेमाल करें। तो निश्चित रूप से ये शरीर को एक ढकने की बात थी। और दूसरा है सूरा 33.53 और जो पार्टीशन की बात करता है। पर इसमें मुख्य बात यह है कि इसमें इसको कंपलसरी नहीं कहा गया।
इसको एक सुझाव के रूप में रखा गया है, एक बाध्यता हो इस प्रकार की बात नहीं रखी गई। पर खैर, मोहम्मद साहब अपने जीवन में जिस प्रकार से सुधार की प्रक्रिया को ला रहे थे और जिस प्रकार की बराबरी की बातों को लाने की कोशिश कर रहे थे, उनके बाद जो स्कॉलर्स आए, जो इसमें प्रकांड लोग आए, उनमें से इन लोगों ने इसको थोड़ा-सा कड़क करना चालू कर दिया कि भई ये ज़रूरी है, वो गैर ज़रूरी है। और जी इसमें जो खैर इस्लाम में तो कोई धर्मगुरू की प्रथा ऑफ़िशियली तो नहीं है, पर गैर गैर ऑफ़िशियल तरीके से जो अपने आप को इसका विद्वान बनाते थे और समझते थे, उन्होंने इस प्रकार की बातों को रखना शुरू कर दिया। जी, प्रोफेसर पुनियानी, इसमें एक चीज जो आपने बताई, एक तो ये कि इस्लाम ने ये प्रथा शुरू नहीं की है। ये प्रथा इस्लाम के आने से पहले ही थी, और जो धर्म थे खास तौर से मध्य पूर्व में, मैं अभी यूरोप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, इस इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ ये प्रथा पहले से मौजूद थी। हम बाद में देखेंगे कि क्या इन इलाकों में भी थी। दूसरी बात यह है कि एक जो बात अक्सर कही जाती है कि उस समय चूंकि ये तमाम जो कबीले होते थे, वो एक दूसरे पर हमला करते थे, एक दूसरे की धन संपत्ति लूटते थे, उनकी औरतों को भी लूटते थे और उनके औरतों के साथ दुर्व्यवहार भी करते थे। जी। तो इन परिस्थितियों में भी ये पर्दा प्रथा शुरू हुई। अपनी औरतों को बचाने के लिए उनको ढक कर रखना, दूसरे कबीलों के या दूसरे आक्रमणकारियों की नजरों में उनकी महिलाएं ना आए। क्या ये भी, इसमें भी कुछ सच्चाई है? देखिए, इसमें इसका उल्लेख तो नहीं मिलता। मुख्य उल्लेख क्या मिलता है कि जो संभ्रांत परिवार की महिलाएं थी, वो अपना स्टेटस सिंबल के रूप में इसका इस्तेमाल करती थी। और जो औरतें खेतों में काम करती थी, दूसरी जगह काम करती थी, उनके लिए तो ये प्रथा की संभावना ही नहीं थी। जो कबीलों की लड़ाइयाँ एक तरफ है, पर जो आम औरतें थी, वो तो खेतों में भी काम करती थी, उत्पादन की प्रक्रिया में भी जुड़ी थी, तो उनमें इस प्रकार की प्रथा उस समय नहीं थी। जो भी कुछ हुआ, वो बाद के समय में धीरे-धीरे आया, और ख़ास तौर से मोहम्मद साहब के बाद इस प्रथा को थोड़ा-सा कंपल्शन लाने की कोशिश की गई। जी। मैं ये सवाल इसलिए उठाया था कि हिंदुस्तान में अक्सर ये कहा जाता है कि जो हिंदू औरतों में पर्दा प्रथा आई है, दरअसल वो जो हमलावर थे, उनकी वजह से आई है। तो ये कहीं वहाँ भी तो ये स्थिति नहीं थी? वहाँ भी हमलों की वजह से उस समाज में इस तरह की प्रथा शुरू हो गई हो या मजबूत हो गई हो? देखिए, अब ये सवाल ऐसा है कि जो सामंती समाज है, सामंती समाज में स्त्रियों को जिस प्रकार का दर्जा देते हैं, अब ये तो एक कही सुनी बात है कि हमलावर 11वीं शताब्दी के बाद से आए और उसके बाद से पर्दा प्रथा शुरू हो गई। पर मुझे मुझे उसमें थोड़ी शंका है कि क्या ये हमलावरों के आने के कारण हुई, या समाज की अपनी जो सामंती व्यवस्था थी, जिसमें स्त्रियों को ज़्यादातर एक दुय्यम दर्जे पे रखने की कोशिश थी, उसके कारण आई। ये थोड़ा और एक रिसर्च का मामला है। मेरी मेरी मोटी इंस्टिंक्टिव सोच ये है कि हमलावरों का ये केवल नाम लिया जाता है, और भारत में तो इसलिए नाम लिया जाता है क्योंकि हमलावरों से मुसलमानों को जोड़ते हैं। पहले वाले जो थे शाक, तहून और दूसरे लोग, वो तो हमने देखा, उनसे इसको नहीं जोड़ते। हमलावरों का आइडेंटिफिकेशन केवल मुसलमानों से होता है, तो जानबूझकर इस प्रकार की बात कही जाती है कि पर्दा प्रथा उसके साथ आई, पर मुझे उसके बारे में भी शंका है। और वहाँ भी वेस्ट एशिया की जहाँ हम बात करते हैं, इस्लाम के अंदर भी उस समय जब मोहम्मद साहब थे, तो औरतें तिजारत भी करती थी। मोहम्मद साहब की जो पहली पत्नी थी खदीजा, वो तो एक व्यापारी थी। उन्हीं के यहाँ मोहम्मद साहब काम करते थे, और बाद में उनका निकाह भी उनके साथ हुआ। तो ये एक मोटे तौर पे इस बात को ले जाना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि जो ज़्यादा इसके प्रमाण मिलते हैं, वो हमें बाद के समय में भी मिलते हैं। और बाद के समय में ऐसा है कि ख़ास तौर से जब अरब देशों में समृद्धि बढ़ी तेल के कारण, तो कई ये मुस्लिम परिवार छुट्टियाँ मनाने और पैसे का उपभोग करने के लिए यूरोपीय देशों में जाते थे, और वहाँ जो इनका एक इंटरैक्शन यूरोपियन समाज में हुआ, यूरोपियन समाज पहले तो इनको एक आश्चर्य के तरीके से देखता था, और फिर धीरे-धीरे एक हिकारत की तरह से इनकी तरफ देखने लग गया। वहाँ से इसका उल्लेख हमको ज़्यादा सप्रमाण मिलता है। और 2 चीज़ें और इसमें मैं जोड़ दूँ आपके सवाल के पहले। एक तो इसका जो कंपल्शन लाया गया, क्योंकि पहले कंपल्सरी बिल्कुल नहीं था, इस्लाम के आधार पे भी
और आज भी बहुत सारी जगहों पर इसको या तो कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है या कंपलसरी नहीं है, इस प्रकार की बातें कही। कंपलसरी जो हुआ वो पहली बार जो 1979 आयतुल्लाह की जो फंडामेंटलिस्ट रिवॉल्यूशन क्रांति ईरान में हुई, उसके कारण उसको एक कंपलसरी किया गया। और उसके बाद भी जब ये कंपलसरी भी किया गया तो मुस्लिम औरतों ने विरोध भी किया उस समय। और दूसरा इसका जो उल्लेख मिलता है वो यही 20वीं शताब्दी के अंत की तरफ इजिप्ट में एक आंदोलन चला, और उस इजिप्ट के आंदोलन में उन्होंने उसको कहते थे सहवा। कुछ मुस्लिम औरतों ने अपने धर्म की प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए, खुद के सेल्फ आइडेंटिटी के लिए लूज कपड़े, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनकर इस प्रकार के आंदोलन को चलाया, जो हाल के समय में ज़्यादा जिसका उल्लेख मिलता है। तो ये इसकी मुख्य बात है। और अगर आप बाद में देखें तो ज़्यादातर कई मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो थी वो कॉलोनीज़ थी, वहाँ जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उन्होंने इन प्रथाओं के खिलाफ एक सुधार की प्रक्रिया भी चालू की। और ये जैसे आज उसको बीच में हम जोड़ सकते हैं। आज अगर देखा जाए तो जैसे अभी तक तो सऊदी अरेबिया में इस पर एक प्रकार की कंपलसरी था, अभी 2-3 साल पहले उसकी इस प्रकार की बंदिश को निकाल दिया गया है। टर्की में इसको निकाल दिया गया है, इंडोनेशिया के ज़्यादा एरियाज़ में निकाल दिया गया है। तो इस समय के अनुसार जो उसमें परिवर्तन है वो एक देखने की चीज़ है। और यहाँ मुझे इस चीज़ को समझने के लिए, आज की परिस्थिति में समझने के लिए इतिहास से जोड़कर वो ये है कि भारत में अगर देखा जाए तो बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद ये प्रथा बढ़ गई है, क्योंकि समाज में प्रथा तो थी पर सब लोग उसको मानते थे, इस प्रकार की बात नहीं थी। और उसका प्रचलन जो बढ़ रहा है वो पिछले 30 सालों में इसका प्रचलन बढ़ रहा है। एक तरफ तो अमेरिका की मीडिया ने जो चालू किया इस्लामिक टेररिज्म का प्रोपेगेंडा, उसके कारण भी समाज में इनसिक्योरिटी आई, और वो इनसिक्योरिटी के कारण इस प्रथा को ज़्यादा तौर से लादा जाने लग गया पुरुषों की तरफ से। और भारत में जो सांप्रदायिक राजनीति बढ़ी, जिसके कारण मुस्लिम कम्युनिटी को एक प्रकार का गेटवाइज करने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद से ये प्रथा यहाँ बढ़ती जा रही है। पहले ये प्रथा की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो आज लगता है कि ये सदैव से ऐसी रही होगी, वो उस प्रकार की बात नहीं है। बिल्कुल, ये जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है उसकी वजह से ये स्थितियां बनी हैं, क्योंकि जब अपनी पहचान को खतरा देखते हैं, अपनी अस्मिता को खतरा देखने लगते हैं समाज, तो अक्सर ऐसे मूल्यों को और ज्यादा जोर से पकड़ने लगते हैं। और ये सारे समाजों में होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे समाजों में होता है। और हम हिंदुस्तान में देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं सिर पर चुन्नी लेती हैं, गले को भी ढकती, जो गैर मुस्लिम है उनमें भी होता है। पर्दा प्रथा तो बहुत आम है, घर में घूंघट लंबे लंबे चलते हैं, तो ये प्रथा यहाँ भी है। तो हिंदुस्तान में ये प्रथा क्यों है? क्या ये भी उसी तरह से परंपरागत आया है? क्या वजह थी? या पुरुष सत्ता ने महिलाओं को गुलाम बनाने के लिहाज से, अपना कंट्रोल करने के लिहाज से, उनको घर में बंद करने के लिहाज से इस तरह की चीजें थोपी हैं? ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। इसका मुख्य कारण तो यही है कि पुरुष प्रधान समाज जो अभी तक रहा है, अभी भी उसके अवशेष बहुत भयंकर रूप से मजबूत हैं। उसी के कारण से स्त्रियों के जो उनका मूवमेंट है, उनका जो बाहर आना जाना है, और उनके जीवन पर एक प्रकार से, जीवन और तरीकों पर नियंत्रण करना, ये इस प्रकार की प्रथाओं का मुख्य कारण है। अब उसमें कई बार हमारे समाज के अंदर की जो समस्या है उसका दोष हम दूसरों को देना चाहते हैं, जैसे वो हमलावरों पे हम दोष दे रहे हैं, जबकि मुख्य समस्या तो ये है कि हमलावरों का जब पीरियड चला गया तब भी वो प्रथा उसी प्रकार से चलती रही, पहले से ज़्यादा मजबूत भी होती गई, और उसी के साथ साथ ये चीज़ें आती रही। तो आपकी बात बिल्कुल सच है कि ये एक पहचान का सवाल है। जब किसी कम्युनिटी को, तो 2 मुद्दे में हम इसमें देखेंगे कि जब किसी कम्युनिटी को लगता है कि हम संकट में हैं, हमारा अस्तित्व संकट में है, तो वो इस प्रकार की चीज़ों को ज़्यादा मजबूती से लेती है। और दूसरा इसमें एक जो मिली-जुली बात है,
जो स्त्री पुरुष संबंध है, पुरुष प्रधान समाज, उसके कारण भी बहुत सारे समाजों में ये चीज़ है। मैं शुरू में ये बताना भूल गया कि जैसे ये वेल और इस प्रकार का सिर को ढकने की प्रथा, ये ऑर्थोडॉक्स कैथोलिसिज्म में भी है, ये जुडाइज्म में भी है, बहुत प्रचलित है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो कैथलिक नन्स और दूसरे कई नन्स, उनके सिरों पे हमेशा कपड़ा रहता है। तो ये ज़्यादा इसका दोनों चीज़ें देखना पड़ेगा। दो उसके मुख्य कारण हैं, एक तो पुरुष प्रधानता और दूसरा पहचान का संकट, जो इसके पीछे की मुख्य बातें हैं। इसको एक सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा बना दिया गया है। जी, ये जी। क्या राजनीति के चलते हुआ है या हमारी संस्कृति की समझ में कमजोरी है कि हम इस तरह की चीजों को धर्म से जोड़कर और फिर धर्म को संस्कृति का हिस्सा बना लेते हैं? देखिए जो भी स्त्रियों पर बंधन लगाए जाते हैं, या भारत में तो जो शूद्रों पे भी जो बंधन लगाए गए, उस पे धर्म का एक मुलम्मा हमेशा लगाया जाता है। और जब आप धर्म का मुलम्मा उस पे चढ़ा देते हैं तो वो ज़्यादा बाध्य हो जाता है, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। और जो उसके अंदर रहता है, उसके अंदर जो रहता है, उसको भी लगता है कि हमारा तो धर्म ऐसा कहता है, तो हमको इस प्रकार से तो इस चीज़ों का करना पड़ेगा। उसमें मैं एक बहुत मज़ेदार उदाहरण आपको देता हूँ कि जैसे अभी कई महिलाएं कह रही हैं कि हिजाब हमारा अधिकार है। एक तौर पे उनकी बात में सच्चाई भी है कि उनको ऐसा लगता है, तो उनको कहने का पूरा अधिकार है। तो इसका मैंने एक्सट्रीम फॉर्म जो देखा था वो 1980 के दशक में रूप कंवर के सती के बाद देखा था। आपको पता नहीं कितने लोगों को ये याद होगा, उस समय बिल्कुल। विजया राजे शिंदे, जो भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा थी, वो पार्लियामेंट पे एक मोर्चा लेके गई, सती प्रथा का विरोध करने नहीं। और मोर्चे का नारा था, सती होना भारतीय महिला की, हिंदू महिला की गौरवमयी परंपरा ही है और ये उसका अधिकार भी है। तो ये जो उसका विक्टिम है, वो इन चीज़ों को आत्मसात करके खुद होके लागू सामने ले चले, इसलिए धर्म का मुलम्मा उस पे पहचान चढ़ाना सबसे आसान चीज़ होती है, और फिर ये संस्कृति का भाग उस प्रकार से बनाया जाता है। जी, एक और सवाल है, जिन समाजों में जागरूकता कम होती है, अज्ञानता ज़्यादा होती है, अनपढ़ता ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये चीज़ें और फलती-फूलती हैं क्योंकि जो धर्मगुरु होते हैं, जो राजनेता होते हैं, उनको इसी रूप में बनाए रखते हैं और उनके ज़रिए अपनी सत्ता बनाए रखते हैं, अपनी राजनीति करते हैं। जी। और ये एक पूरा इसका संस्थाबद्ध ढंग होता है इसको बनाए रखने का। जी, देखिए जो वेस्टेड इंटरेस्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जिनका खुद के वर्चस्व को बनाए रखने में इंटरेस्ट रहता है, और धर्मगुरु और इस प्रकार के सत्ताधीश, इनके बीच में एक गहरा संबंध होता है, उसमें कोई शक नहीं है। तो वो उन्हें इसमें कोई रुचि नहीं रहती कि इस प्रकार की प्रथाओं के विरोध में काम करें। जबकि सामाजिक सुधारक जैसे भारत में भी बहुत हुए हैं, राम मोहन राय और दूसरे लोग, जिन्होंने इन प्रथाओं के विरोध में काम करने की बात शुरू की। और उसमें बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे, जिन्होंने बुर्के के खिलाफ भी बात की है और हिजाब के खिलाफ भी बात की है। पर अभी हिजाब का मुद्दा ये दूसरी कैटेगरी में ज़्यादा आ गया है, जहाँ पहचान, कम्युनिटी की पहचान संकट में है, इसलिए उस पर ज़्यादा एक प्रकार से उस पे चिपकने की, उससे चिपके रहने की एक कोशिश है। जी, और हमें ये भी अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहिए कि जैसे-जैसे महिलाएँ जागरूक होती हैं, वो इस तरह की चीज़ों का विरोध भी शुरू कर देती हैं। जी, मिडिल ईस्ट में भी कई बार बुर्के जलाने का आंदोलन हुआ है और जी, पश्चिम में तो ब्रा जलाने का आंदोलन हुआ था फेमिनिज़्म के प्रचार-प्रसार के साथ ही। राइट, बड़े पैमाने पर महिलाओं ने अपनी ब्रा जलाई थी सार्वजनिक रूप से। जी, तो ये समय-समय की बात है कि इस समय एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें तमाम कम्युनिटी, केवल मुस्लिम ही नहीं, दूसरे धर्मों के लोग भी पीछे की ओर देख रहे हैं और इस तरह के पिछड़े मूल्यों को स्वीकार कर रहे हैं। जी। उसमें मैंने जैसे शुरू में बताया, आयतुल्लाह खोमैनी ने जब इसको कंपल्सरी किया, तो ईरान की महिलाओं ने इसके खिलाफ बहुत बड़ा विरोध किया। और आज भी ईरान में एक प्रकार का आंदोलन है, जो हिजाब और बुर्का, इन सब चीज़ों के खिलाफ कार्यरत है, और वो उसको एक अलग समाज में रूप देने की भी कोशिश कर रहे हैं। जी, तो आज के समय में जो लोग बुर्का से चिपके हुए हैं, हिजाब से चिपके हुए हैं,
और उसको उन्होंने एक प्रतीक भी बना लिया धार्मिक टकराव का, और उस पर हमला भी उसी वजह से हो रहे हैं। ये दोनों तरह की मानसिकता को भी समझने की जरूरत है, उसकी राजनीति को भी समझने की जरूरत है। हिजाब कोई अच्छी चीज नहीं है, पर्दा प्रथा कोई अच्छी चीज नहीं है, इससे निकलना चाहिए, लेकिन इसके आधार पर किसी एक कम्युनिटी पर हमला करना, अपनी राजनीति की रोटी सेकना, ये उससे भी खतरनाक है, क्योंकि इससे वैमनस्यता फैलती है, हिंसा फैलती है, नफरत फैलती है, टकराव होता है और समाज विघटित होता है। तो प्रोफेसर पुनियानी कुछ और ऐड करना चाहे तो? एक ही मुद्दा मैं ऐड करना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति का अंतर्विरोध देखिए। जो सांप्रदायिक ताकतों के एक्शंस के कारण मुस्लिम कम्युनिटी का ये सीमितीकरण हो रहा है, गेटों में वो जा रही हैं, उनकी असुरक्षितता बढ़ रही है, वही ताकतें इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, और वो भी एक सांप्रदायिक तरीके से आवाज़ उठा रही हैं कि जैसे अभी वो उन्होंने सैफरन पगड़ी और सैफरन शॉल पहन के, अब एक तरफ से तो जो मुस्लिम समाज की औरतें और पूरा मुस्लिम समाज ज़्यादा इस चीज़ों से चिपक रहा है, उसका कारण भी हिंदू सांप्रदायिकता है, और वही हिंदू सांप्रदायिकता अपने आप को एक नए हथियार से भी लैस कर रही है कि उनको उन्हीं चीज़ों पर अटैक किया जाए। तो ये मुझे थोड़ा सा अंतर्विरोध लगता है, पर खैर वो सांप्रदायिक नहीं, और ये हिंदू सांप्रदायिकता प्रोफेसर पुनियानी अपनी औरतों के साथ भी यही चाहता है। राइट, वो बार बार ये भी कहता है कि हमारी औरतें भी घर के अंदर रहें, पर्दे में रहें, दूसरे समाज के मर्दों से ना मिलें, वहां भी वो इसी तरह से आरोपित कर रहा है चीजें। एक चीज और ऐड करना चाहता था मैं कि एक अल्पसंख्यक मानसिकता होती है। जब किसी बड़े बहुसंख्यक समाज के भीतर कोई अल्पसंख्यक समाज होता है तो वो डरा हुआ होता है, और अपनी पहचान को बचाने के लिए वो इस तरह के चीजों को अपना लेता है। ये दुनिया भर में होता है, जहां हिंदू अल्पसंख्यक है वहां वो इसी तरह से रिएक्ट करते हैं। क्या इसको इससे भी जोड़कर देखना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। ये इसमें निश्चित रूप से जो अल्पसंख्यक होते हैं, वो अपनी पहचान को बचाने के लिए उसी प्रकार से चलते हैं, जिससे उनको लगे कि हम एक प्रकार से, जैसे अब भारत में आप देखिए कि जब जो पाकिस्तान से इतने बड़े संख्या में हिंदू परिवारों को पाकिस्तान का पंजाब और दूसरे एरियाज़ छोड़ के आना पड़ा, तो वो कई दशकों तक इस प्रकार के अपने मानसिक घेट्टों में बने रहे। अब ये तो मैं आप जो उदाहरण दे रहे हैं अल्पसंख्यक और मुख्य संख्यक, मैं तो कह रहा हूँ मुख्य संख्यक का भी वो हिस्सा जो जिसको एलिनेटेड लगता है, जिसको ये अलगाव लगता है, और अब शरणार्थी जब इतनी बड़ी संख्या में आते हैं तो एक तरीके से कहा जाता है हिंदू हिंदू भाई भाई, पर वो जिस समाज में भी आए वहाँ उन्हें जिस प्रकार का ट्रीटमेंट शुरू में मिलता है, उससे एक अपने आप को अलग थलग अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिश उन समाजों में भी होती है। तो ये आखिर में मुख्य रूप से ये दोनों चीजें मिली जुली। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमने ये भी देखा है कि सिंधी हिंदू है, लेकिन उन सिंधियों के साथ आज भी हिंदू समाज का बड़ा तबका घृणा का भाव रखता है। उनके साथ अभी भी उस तरह से मेल मिलाप इस देश में नहीं हुआ है, उनको उस तरह से स्वीकार नहीं किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी आज की बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।